यस, देखते हैं हम बात कर रहे हैं ऑस्मोसिस से। ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस को समझने के लिए आप थोड़ा सा अपन इसको ऑस्मोसिस को कहां से स्टार्ट करेंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा और बेटर तरीके से समझ में आएगा। उसके बाद अपन ऑस्मोसिस की बात करेंगे दोबारा से। देखिए, एक होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है विच allows only solvent particles to pass through them। मतलब ऐसी कोई भी मेम्ब्रेन जो कि अपने में से ना केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल को पास होने देगी, ऐसी मेम्ब्रेन को हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। जैसे अगर आपने मान लीजिए कोई सॉल्यूशन बना रखा है, चाहे वो सॉल्यूशन आपने सॉल्ट प्लस वाटर को डिसॉल्व करके बनाया है, सॉल्ट प्लस शुगर को डिसॉल्व करके बनाया है, या सॉल्ट प्लस यूरिया को डिसॉल्व करके बनाया है, और जब आप उसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू उसको फिल्टर करने की कोशिश करेंगे तो उसमें केवल जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, यानी जैसे केवल वाटर जो है, सॉल्वेंट जो है, वही उसमें आर पार हो सकता है, पास थ्रू हो सकता है। जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं जिनका साइज कंपेरेटिवली बड़ा होता है, वो पास थ्रू नहीं हो सकते। तो ऐसी मेम्ब्रेन को हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। एक तो होती है नेचुरल और एक होती है आर्टिफिशियल। ठीक है। अगर हम बात करते हैं आर्टिफिशियल, ठीक है, एक होती है, अगर हम देखें नेचुरल को, तो नेचुरल कौन सी होती है, जैसे आप देखें एनिमल्स में, यूरिनरी ब्लैडर जो होता है, ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर जो है, ध्यान रखना बेटा, ये एक नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। इसके अलावा आप देखिए एग के अंदर भी एक मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, ये भी क्या है, नेचुरल मेम्ब्रेन है। या फिर अनियन देखते हैं आप, अनियन के अंदर जो कवरिंग, एक नीचे एक अलग से छिलका दिखता है हमें, कई बार एक लेयर होती है पतली सी, वो भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। या जैसे हमने कहा था आमंड्स के अंदर ऊपर एक छिलका होता है, आप देखिए वो भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो ये सारी नेचुरल है, ठीक है। लेकिन हम आर्टिफिशियल की अगर बात करें तो आर्टिफिशियल को बनाया जाता है। तो आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जब हम बात करते हैं तो इसमें एक सिंपल सा मेथड होता है इसको बनाने का। जैसे अगर मान लीजिए हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो एक्वस फॉर्म में है, इसे अगर मैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड में डाल देता हूं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड होता है K4FeCN6, इन दोनों सॉल्यूशन को एक दूसरे में मिक्स करते हैं तो एक पीपीटी बनाता है ये, ठीक है, प्रेसिपिटेट बनाता है, दैट इज Cu2FeCN6, जिसे हम कहते हैं कॉपर फेरोसाइनाइड। और ये जो हमारे पास में कॉपर फेरोसाइनाइड बना है बेटा, ध्यान रखना, ये पीपीटी की फॉर्म में होता है। और ये पीपीटी एक्चुअली इसका यूज कहां किया जाता है कि हम लोग एक पॉट लेते हैं, सपोज ये मैंने एक पॉट लिया, और ये जो पॉट है ना, इसके अंदर जो पोर्स बने हुए हैं, इनका साइज एक्चुअली काफी बड़ा होता है। और इस पॉट के अंदर अगर मैं इसकी लेयर बना दूं, ठीक है ना, ये जो कॉपर फेरोसाइनाइड इसकी लेयर बना दूं, तो इसके जो होल्स होते हैं, आप इस तरह समझ सकते हैं, पहले इनके होल्स का साइज काफी बड़ा होता है, लेकिन जब इसको फिल किया जाता है, कॉपर फेरोसाइनाइड को फिल किया जाता है, तो इनके होल्स का साइज कंपैरेटिवली क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, इस तरह से कंपैरेटिवली छोटा हो जाता है। और ये अब किसका काम करता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करने लगता है, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना, एक सेलुलोज भी आता है, सेलुलोज नाइट्रेट, ये क्या लिख देता हूं मैं, सेलुलोज नाइट्रेट जो है, अगर इसकी भी अपन लेयर चढ़ा देते हैं फिल्टर पेपर के ऊपर, तो ये भी क्या है, एक तरह से आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करता है। तो हमें जो समझना है ना, वही समझना है कुल मिला के कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो आर्टिफिशियल हो, ये इस तरह की मेम्ब्रेन होती है जो केवल सॉल्वेंट को, जैसे सॉल्वेंट वाटर को अपने में से पास होने देगी, लेकिन जो सॉल्यूट के पार्टिकल साइज में बड़े होते हैं उन्हें अपने में से पास नहीं होने देती। तो उसे हम कहते हैं कि वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है।
अब जो हमारी डेफिनेशन आती है किसकी, ऑस्मोसिस की, उसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का जो रोल है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या करती है। देखिए, मैं इसको दो डायग्राम की हेल्प से समझ रहा हूं ऑस्मोसिस को। मैंने यहाँ एक तो ये डायग्राम बनाया है जिसमें यहाँ पर मैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ले रहा हूं। तो आप देख सकते हैं इसमें बीच में मैंने थोड़ा थोड़ा स्पेस दे दिया है इस लेयर के अंदर, क्योंकि इसमें इसके जो पोर्स बने हुए हैं इनका साइज काफी छोटा है और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये केवल सॉल्वेंट को पास होने देगी, सॉल्यूट को नहीं। यहां पर इसमें यहां मैं इसके अंदर फिल कर रहा हूं सॉल्यूशन, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में मैं फिल कर रहा हूं सॉल्वेंट, ओनली सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट। तो मान सकता हूं प्योर सॉल्वेंट वाटर हो गया और सॉल्यूशन क्या हो गया, वाटर प्लस कोई भी सॉल्यूट ले सकते हैं आप यहाँ पर, जैसे मान लो NaCl ले लिया मैंने, ठीक है, ये सॉल्यूशन का काम कर रहा है। तो दो तरह के आपके पास में यहाँ पर सॉल्यूशन है। दूसरा एक और मैं ले रहा हूं यहाँ पर, दोनों तरह से समझेंगे इसको अपन। एक और कंटेनर लिया, यहाँ पर भी मैंने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाई है, लेकिन इस बार इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ मैं जो है ना सॉल्यूशन ही ले रहा हूँ, लेकिन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मैं अलग ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तो मैं ले रहा हूँ, यहाँ भी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन, और यहाँ भी सॉल्यूशन है, ठीक है। यहाँ पर है हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन और यहाँ पर है लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, समझना इसको, है ना। हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है जहां पर सॉल्यूट ज्यादा क्वांटिटी में डिसॉल्व है, और यह लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है। अब ऑस्मोसिस को आप दोनों तरह से डिफाइन कर सकते हैं, मैं दोनों ही डेफिनेशन बता देता हूं आपको। देखिए, पहले अगर मैं बात करता हूं सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के टर्म्स में, तो अभी जो हमने कहा कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल पास हो सकते हैं। तो अभी मेरे पास में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है, यहाँ पर सॉल्वेंट है और यहाँ पर सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, ओके। तो अब यहाँ पर हम देखें कि सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन एक्चुअली यहाँ ज्यादा है, क्योंकि यहाँ केवल प्योर वाटर है, और यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन है। तो हमेशा ध्यान रखना, हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ही मूवमेंट होता है, खासकर सॉल्वेंट का, क्योंकि सॉल्यूट तो जा ही नहीं सकता। अगर हम यहाँ पार्टिकल्स देखते हैं तो यहाँ दो साइज के पार्टिकल है, एक इस तरह से और एक इस तरह से, और यहाँ पर केवल इतने साइज के पार्टिकल है, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट, और यहाँ केवल सॉल्वेंट। तो ये तो सॉल्वेंट यहाँ तो पहले ही कम क्वांटिटी के अंदर है और यहाँ इसकी क्वांटिटी ज्यादा है। तो ये जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं वो हायर से लोअर की तरफ इस तरह से मूव करेंगे, सॉल्वेंट, ठीक है। जहां सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां से सॉल्वेंट वहां जाएगा, उस सॉल्यूशन की तरफ जाएगा जहां पर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम ऑस्मोसिस कह रहे हैं। तो ऑस्मोसिस को हम ये कह सकते हैं, व्हेन प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन आर separated by semi-permeable membrane, the movement of solvent particles from solvent to solution is called osmosis. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। तो इट इज वन ऑफ द डेफिनेशन। दूसरा अगर मैं बात करता हूं, दोनों तरफ सॉल्यूशन है, ठीक है। तो यहां पर देखो, मैंने इसको कहा है हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन और लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। तो यहाँ हायर कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ सॉल्यूट है, यहाँ सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो यहां ध्यान रखना, ये सॉल्यूट जो हमारे पास में स्मॉल साइज में है, ये तो क्या है हमारे पास में हाई है, और ये जो सॉल्वेंट है, सॉरी सॉल्यूट का साइज बड़ा है ना, तो यहां पर मैं कह रहा हूं हाई कंसंट्रेशन, तो सॉल्वेंट ज्यादा है और सॉल्यूट जो है, ये सॉल्वेंट और ये सॉल्यूट जो है ये लो कंसंट्रेशन में, ठीक है। और यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ सॉल्यूशन लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। तो लो कंसंट्रेशन का मतलब अब जो अपने पास सॉल्वेंट है वो लेस क्वांटिटी के अंदर है आपके पास, और जो सॉल्यूट है ये ग्रेटर क्वांटिटी में, ये हाई है, ठीक है। तो जैसा हमने कहा कि जहां सॉल्वेंट ज्यादा होता है, वहां से कम की तरफ जाता है, सॉल्यूट तो जा नहीं सकता भाई। अगर हम यहाँ कहें हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है और यहाँ सॉल्यूट के पार्टिकल, जो बड़े साइज के पार्टिकल है वो ज्यादा है, लेकिन बड़े साइज के पार्टिकल चाहे ज्यादा हो उनका मूवमेंट तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि साइज बड़ा है, वो इस पोर्स को आर पार मतलब पास थ्रू नहीं हो सकते। तो केवल पास थ्रू कौन हो सकता है, सॉल्वेंट जो छोटी साइज का है। तो सॉल्वेंट जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है, जहां सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन हाई है,
ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन जो है वो लो कंसंट्रेशन का है, वहां से सॉल्वेंट यहां मूव करेगा। ठीक है, तो यहां पर जब मैं इसको डिफाइन करूंगा तो कैसे डिफाइन करूंगा कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसको हम क्या कह रहे हैं, ऑस्मोसिस कह रहे हैं। तो दोनों में से जो आपको बढ़िया डेफिनेशन लगे वो डेफिनेशन आप काम में ले सकते हैं। दोनों ही डेफिनेशन सही है, ध्यान रखना। ठीक है, दोनों ही डेफिनेशन सही है। ये डिफरेंट कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की टर्म्स में है और ये सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की टर्म्स में है। ठीक है, तो अभी जो अपन आगे कंसंट्रेट करेंगे वो हम कंसंट्रेट करेंगे इस पर। ठीक है, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, इस चीज को ध्यान से समझेंगे हम। ठीक है, हाँ बेटा, पूछना है तो आप पूछ सकते। हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो, पूछो। यस, व्हाट आर यू सेइंग? एक बार फिर बता दें। ओके, देखो दोबारा सुन लेना आप। देखो मैंने अभी ये कहा कि जो मूवमेंट ऑस्मोसिस में होता है ना, ओनली मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। ठीक है, केवल कौन से पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, सॉल्वेंट के पार्टिकल का मूवमेंट होता है। अब आपको एक मोटा सा हिस्सा बताऊं, आप इतना ध्यान रखें कि सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव करेंगे और जहां वो ज्यादा है वहां से उस तरफ जाएंगे जहां उनकी कंसंट्रेशन कम है, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, और सॉल्वेंट छोटे साइज के होते हैं। ठीक है, वही पास थ्रू हो सकते हैं। तो अब अगर मैं यहां इस डायग्राम में देखता हूं तो मैंने कहा यहां देखो प्योर सॉल्वेंट है और यहां सॉल्यूशन है। प्योर सॉल्वेंट का मतलब पूरे में सॉल्वेंट ही सॉल्वेंट है, और यहां सॉल्वेंट थोड़ा कंपैरेटिवली कम है सॉल्यूशन में, क्योंकि सॉल्यूट भी आ गया है। तो नेचुरल है कि सॉल्वेंट मूव करेगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। जबकि दूसरे केस में मैं देखता हूं जिसको मैं कह रहा हूं हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, तो वहां पर ध्यान रखना हमारे पास में सॉल्यूट तो ज्यादा मात्रा में है और सॉल्वेंट कंपैरेटिवली उस वाले के कंपैरिजन में कम है। ठीक है, और यहां जहां मैं लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं तो वहां सॉल्यूट हमारे पास में कम घुला हुआ है और सॉल्वेंट ज्यादा है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप दो सॉल्यूशन बना रहे हैं, एक में तो आपने 1 लीटर में सपोज 500 ग्राम चीनी घोल दी और दूसरे में आपने 100 ग्राम चीनी घोल दी। तो जो आपने शुगर डिसॉल्व किया है वो तो सॉल्यूट है। ठीक है, तो एक हाई कंसंट्रेशन वाला है जहां पर आपने शुगर को ज्यादा डिसॉल्व किया हुआ है, एक लो कंसंट्रेशन वाला है जहां पर शुगर को आपने कम डिसॉल्व किया हुआ है। ठीक है, लेकिन हमें देखना है कि पानी किसमें ज्यादा है, वाटर किसमें ज्यादा है। तो आप कहोगे वाटर लो कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में ज्यादा है। तो नेचुरल है जहां वाटर ज्यादा है, जहां सॉल्वेंट ज्यादा है, सॉल्वेंट वहां से उस तरफ जाएगा जहां सॉल्वेंट कम है। तो जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, जहां लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन होता है, वहां से सॉल्वेंट हाई कंसंट्रेशन वाले की तरफ एंटर करेगा। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। देखो इसको समझने के लिए एक और बहुत बड़ी एग्जांपल लेते हैं अपन, जो हमने कल पढ़ा था। जैसे मान लीजिए मैंने एक कंटेनर लिया है। ठीक है, इस कंटेनर में मैं एक रेजिन बना रहा हूं। ठीक है, ये रेजिन है, रेजिन मतलब किशमिश है। किशमिश के अंदर आपके पास शुगर सिरप भरा हुआ है। ठीक है, शुगर सिरप भरा हुआ है इसके अंदर, और इसको अपना फ्रेश वाटर के अंदर डाल देते हैं। चारों तरफ फ्रेश वाटर बना दिया मैंने, यहां पर वाटर है, यहां चारों तरफ वाटर है। तो वाटर क्या है बेटा, वाटर सॉल्वेंट है और इसके अंदर क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको क्या बताया, मैंने कहा कि जब ऑस्मोसिस होता है तो सॉल्वेंट मूव करता है, केवल केवल सॉल्वेंट, और वाटर सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट मूव करेगा। लेकिन सॉल्वेंट कहां जाएगा, सॉल्वेंट वहां जाएगा सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जहां सॉल्वेंट कम है। तो इसके अंदर तो वाटर कम है ना, जो रेजिन होती है, जो किशमिश होती है, उसमें सॉल्वेंट कम है और बाहर सॉल्वेंट ज्यादा है। तो सॉल्वेंट अंदर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा, लाइक दिस, इस तरह से अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगा, और धीरे धीरे जो ये हमारे पास रेजिन है इसका साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये भी तो एक क्या है, ये ऑस्मोसिस ही तो है कि सॉल्वेंट बाहर से अंदर की तरफ एंटर कर रहा है। इसी लेकिन ये वाला जो ऑस्मोसिस है ना बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, एंडो ऑस्मोसिस। ठीक है, एंडो ऑस्मोसिस इसलिए क्योंकि जो सॉल्वेंट है वो बाहर से अंदर आ रहा है। ठीक है, अब एक ये वाला देखो, आप एक ये वाला डायग्राम देखते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो आपके पास में एक आम है, मैंगो। ठीक है, ये मेरे पास एक मैंगो है, इस मैंगो को भी मैं एक सॉल्यूशन के अंदर डिप कर देता हूं। लेकिन इस बार मैंने क्या किया, यहां पर मैं ले रहा हूं NaCl कंसंट्रेटेड।
कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, यानी नमक का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ले लिया जिसमें नमक खूब ज्यादा है, और उस नमक वाले सॉल्यूशन में आपने आम को डाल दिया, ठीक है। तो अब क्योंकि मैंने NaCl का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया था, तो सॉल्यूशन यहां भी है, ठीक है, और सॉल्यूशन आम के अंदर भी है, लेकिन आम के अंदर जो है ना वो किसका, शुगर का सॉल्यूशन है, ठीक है, क्योंकि इसमें शुगर होता है अंदर, और बाहर जो है वो नमक का सॉल्यूशन है, NaCl का सॉल्यूशन, और बाहर वाला जो है इसकी कंसंट्रेशन अपन ज्यादा रख रहे हैं, ये ज्यादा कंसंट्रेटेड है, तो क्या होगा कि भाई जो ज्यादा डाइल्यूट होगा, जो मतलब जिसकी कंसंट जहां पर सॉल्वेंट ज्यादा क्वांटिटी के अंदर होगा वहां से कम क्वांटिटी की तरफ जाएगा, तो जो सॉल्वेंट यानी पानी इस आम के अंदर था वो यहां से बाहर आने लग जाएगा, ठीक है, और आम जो है ना बेटा वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, उसका साइज जो है वो छोटा हो जाएगा। तो क्योंकि सॉल्वेंट इसमें मैंगो में से निकल करके और कहां जा रहा है, बाहर जो नमक का पानी है जिसकी कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है उसके अंदर जा रहा है, तो ये श्रिंक हो जाएगा, आम जो है वो सिकुड़ जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे एक्सोऑस्मोसिस, ठीक है, इसे हम कहेंगे एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस में क्या होता है, सॉल्वेंट बाहर निकलता है, सॉल्वेंट जो है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट से बाहर निकल रहा है, और एंडोऑस्मोसिस में क्या होता है, अंदर की तरफ एंटर कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों मतलब डिफरेंट एग्जांपल है। इसी तरह का एक एग्जांपल और आप ले सकते हैं, जैसे एक और सिंपल एग्जांपल बताता हूं आपको। देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एग है, ठीक है, ये मैंने एक एग बना दिया, EGG एग। तो एग के अंदर क्या होता है, हमें पता है दो लेयर होती है, एक तो बाहर होती है कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर, और एक अंदर होती है जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। तो आपने क्या किया है कि एग की जो बाहर वाली लेयर होती है जो कैल्शियम कार्बोनेट की होती है, इसको थोड़ी देर आप ना एसिटिक एसिड में डालो, जो सिरका होता है, सिरका या विनेगर जिसको अपन बोलते हैं, उस विनेगर एक्चुअली में क्या होता है, एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन होता है। तो थोड़ी देर तक इसको एसिटिक एसिड में डालेंगे तो इसकी बाहर वाली लेयर होती है ना, ये अपने आप रिमूव हो जाएगी, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट डिसॉल्व हो जाएगा। अब क्या बचा, इसके अंदर वाली लेयर बची है जो कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। और फिर आप इसको क्या करें, इसको फ्रेश वाटर में डाल दें, इसको फ्रेश वाटर में डाल दें, इस एग को, यहां पर फ्रेश वाटर है, तो फ्रेश वाटर जो है ना वो बेटा किसका काम करेगा, वो सॉल्वेंट का काम करेगा, ठीक है, प्योर वाटर सॉल्वेंट का काम करेगा। अब हमें दिख रहा है कि इस एग के अंदर तो सॉल्यूशन है, भाई एग के अंदर सॉल्यूशन है और बाहर जो है वो प्योर वाटर है। तो अब बताओ इसके अंदर क्या होगा कि वाटर अंदर एंटर करेगा या एग के अंदर से बाहर निकलेगा, क्या होना चाहिए बेटा, एग के अंदर एंटर करेगा ना, क्योंकि हमने यही पढ़ा है कि जो सॉल्वेंट, हाँ, जो सॉल्वेंट होता है वो कहां जाता है, जहां उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है वहां से कम की ओर जाता है, तो यानी अंदर की ओर जाएगा, और धीरे धीरे ये एग जो है ना ये क्या हो जाएगा, ये फूल जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये ब्रस्ट हो जाएगा, ठीक है, ये ब्रस्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसी को अगर मैं NaCl के सॉल्यूशन में डाल दूं, ये जो एग है ना इसको मैं नमक के पानी में डाल दूं काफी, जो जिसमें कंसंट्रेशन ज्यादा हो, तो ये सिकुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों तरह के प्रोसेस होते हैं। तो कुल मिलाकर के हमने ये जान लिया कि जब भी ऑस्मोसिस होता है तो ऑस्मोसिस में केवल मूवमेंट एक चीज करती है, वो है सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट मूवमेंट करता है, सॉल्यूट कभी भी मूवमेंट नहीं करता है ऑस्मोसिस में, ठीक है। अब एक बार मैं इसको, अब मैं इस स्थिति में हूं कि मैं इसकी कंपैरिजन कर सकता हूं डिफ्यूजन से, ठीक है। तो एक बार मैं इसको डिफ्यूजन से कंपेयर करता हूं तो आपको, और हाँ बोलो बेटा, बोलिए। हाँ बताया बेटा, बोलो। नहीं, एक्चुअली ये कंफ्यूजन इसलिए होता है, देखो सुनो एक बार मैं समझाता हूँ तुमको। मैंने यहाँ लिखा है हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन और यहाँ लिखा है मैंने लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। अब सुनना, हाई कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ सॉल्यूट है, ये जहां पर हम सॉल्यूट को ज्यादा घोल देते हैं तो उसको हम कहते हैं कि वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था ना कि यहाँ पर सपोज मैं 500 ग्राम चीनी को, ठीक है, 1 लीटर में डिजोल्व कर रहा हूं, और यहाँ मैं 100 ग्राम चीनी को 1 लीटर में डिजोल्व कर रहा हूं, तो आप ये कहोगे कि यहाँ चीनी की कंसंट्रेशन ज्यादा है, शुगर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, और यहाँ शुगर की कंसंट्रेशन कम है, तो इसको मैंने लो कंसंट्रेशन कहा है। लेकिन अब मूवमेंट किसके अकॉर्डिंग होगा, सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग। तो आपसे अगर कहा जाए है ना कि सॉल्वेंट किसमें ज्यादा है, तो आप कहोगे सॉल्वेंट इसमें ज्यादा है, क्योंकि इसमें 100 ग्राम में 1 लीटर है, इसमें 500 ग्राम में 1 लीटर है, तो सॉल्वेंट इसमें ज्यादा है, तो नेचुरल सॉल्वेंट यहां से यहां जाएगा, यानी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बेटा? ओके।
ओके, चलिए आगे और क्लियर हो जाएगा, जो आगे मैं बता रहा हूँ ना उससे आपको और अच्छी तरह से इसकी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। चलिए अब हम आगे इसको कंपेयर करते हैं एक बार डिफ्यूजन से। ठीक है, तो मैं ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दोनों को साथ साथ ले रहा हूं। तो एक तरफ तो लिखता हूं मैं डिफ्यूजन और एक तरफ लिख रहा हूं मैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, तो देखिए कल हमने डिफ्यूजन का जिक्र किया था। हमने कहा था डिफ्यूजन कब होता है, जैसे आपने अगरबत्ती जलाई, इंसेंस स्टिक को आपने एक कॉर्नर पर चलाया तो पूरे कमरे में धीरे धीरे स्मेल हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब वो डिफ्यूजन है। तो डिफ्यूजन में हमें किसी मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ती है क्या? बिना किसी मेम्ब्रेन के जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं, ध्यान रखना सॉल्यूट के पार्टिकल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करते हैं। तो पहला तो ध्यान रखना डिफ्यूजन में ना किसका मूवमेंट होता है? मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। सॉल्यूट पार्टिकल्स, इसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स मूव करते हैं। जबकि ऑस्मोसिस में क्या होता है? ऑस्मोसिस में होता है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। सॉल्वेंट पार्टिकल्स, इसमें सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूव करता है। मतलब इसमें तो जैसे पानी है तो पानी के पार्टिकल्स मूव करेंगे, लेकिन इसमें मूव कौन करेगा? इसमें सॉल्यूट, जैसे पानी में नमक डिसॉल्व कर रहे हैं तो नमक के पार्टिकल मूव कर रहे हैं, या फिर उसमें शुगर के पार्टिकल मूव कर रहे हैं, तो वो क्या है? वो डिफ्यूजन है। ठीक है, दूसरा इसमें जो मूवमेंट होता है, ध्यान रखना, नो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नेसेसरी, नो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नीडेड। इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, बिना मेम्ब्रेन के होता है ये। बट इसमें ध्यान रखना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नीडेड, बिना मेम्ब्रेन के कभी भी ऑस्मोसिस नहीं हो सकता। जब तक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होगी, ठीक है, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच में या दो डिफरेंट सॉल्यूशन के बीच में, तो ऑस्मोसिस होगा ही नहीं, फिर डिफ्यूजन होने लग जाएगा। अगर ऐसा होगा तो अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होगी तो डिफ्यूजन होगा, क्योंकि आप इसको चेक कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने एक कंटेनर में इंक ले लिया और दूसरे कंटेनर में आपने वाटर ले लिया और दोनों को आपने सेपरेट कर रखा है, एकदम से आप बीच का बैरियर हटा दो तो क्या होगा? पूरी इंक वाटर के अंदर डिसॉल्व होने लग जाएगी, क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तो है ही नहीं। तो जो इंक के पार्टिकल है वो क्या है? सॉल्यूट है। सॉल्यूट के पार्टिकल अंदर की तरफ सॉल्यूशन की तरफ मूव करने लग जाएंगे। तो इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती है, इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत होती है। जो तीसरी बात, डिफ्यूजन जो है ना, ये कैन अकर इन गैस एंड लिक्विड। देखो ये गैस में भी हो सकता है और लिक्विड में भी हो सकता है जो डिफ्यूजन होता है। जैसे अपन ने बताया था ना, जो गैसेस एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव करती हैं, भाई डिफ्यूजन से ही तो मूव करती है, कि जहां एक जगह गैस की कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां दूसरी तरफ जाती है जहां कंसंट्रेशन कम होती है। स्मेल किसी भी चीज की कैसे फैलती है? कि जहां पर वो स्मेल ओरिजिनेट हो रही है वहां उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है और धीरे धीरे पूरे रूम में या जहां है वहां पूरी जगह फैल जाएगी, क्योंकि वो हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं ऑस्मोसिस की, तो ऑस्मोसिस ध्यान रखना ओनली इन लिक्विड, ओनली इन लिक्विड, ये केवल और केवल लिक्विड में होता है। और वो भी ध्यान रखना थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होगी तो लिक्विड में भी ऑस्मोसिस नहीं होगा, गैस में तो ऑस्मोसिस होता ही नहीं है कभी भी। ठीक है, ओके, इसके बाद में और इसमें क्या कर सकते हैं? देखो हमने कहा इसमें सॉल्वेंट मूवमेंट किस किस का होता है बता दिया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बता दिया, एक लिक्विड में और गैस में होती है और दूसरी केवल लिक्विड में होती है। वैसे समझने के लिए इतना हमारे पास सफिशिएंट है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है अपन को कि मेन डिफरेंस मैंने इसके अंदर बता दिए आपको, है ना, तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो आई थिंक अब आइडिया आपको क्लियर हो गया ना बेटा, ऑस्मोसिस क्या चीज है और डिफ्यूजन क्या चीज है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। एक इसका ना अपन छोटा सा वैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर इस तरह से एक बड़ा सा होल बना दिया है और यहां मैं क्या करता हूं, जैसे डाई मतलब कलर, और यहां मैं वाटर ले लेता हूं। ठीक है, और दूसरे में मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ले लेता हूं और यहां पर मैं सॉल्यूशन ले लेता हूं या डाई ले लेता हूं, डाई, और यहां पर मैं वाटर ले लेता हूं। ठीक है, तो यहां पर आप देखो इसमें मैंने एक बड़ा सा होल बना दिया है, तो ये डाई क्या है, यहां इसकी तरफ जाने लगेगी, वाटर की तरफ, तो ये तो ऑस्मोसिस वो है, डिफ्यूजन है।
क्योंकि इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं है, इस होल के थ्रू जा रही है, लेकिन यहाँ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी है, तो नेचुरल है कि डाई के अंदर जो वाटर होगा वो डाई के अंदर एंटर करने लग जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास ऑस्मोसिस हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एक स्टेप नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑस्मैटिक प्रेशर। अब ये समझते हैं ऑस्मैटिक प्रेशर किसे कहते हैं। यस, ओके ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। ऑस्मैटिक प्रेशर, देखिए ऑस्मैटिक प्रेशर किसे कहते हैं। अभी हमने ऑस्मोसिस देखा, ठीक है, एक बार मैं वापस ऑस्मोसिस को रिव्यू कर रहा हूं, उसी से इसकी डेफिनेशन बन जाएगी हमारे पास। ऑस्मोसिस में हमने देखा था कि जैसे अगर हम यहां पर एक तो सॉल्वेंट को लेते हैं, सॉल्वेंट, ठीक है, और एक सॉल्यूशन को लेते हैं, तो अभी हमने कहा था क्या होता है कि ये सॉल्वेंट के पार्टिकल जब दोनों को सेपरेट करते हैं तो सॉल्वेंट के पार्टिकल जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो जब ये सॉल्यूशन की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर सॉल्यूशन की तरफ मैं एक काम करता हूं, एक पिस्टन लगा देता हूं। तो यहां पर एक कलरफुल पिस्टन लगा देते हैं अपन, ये हमने यहां पर पिस्टन लगा दिया। ठीक है, अब ये जो हमने पिस्टन लगाया है, इस पिस्टन से मैं नीचे की तरफ प्रेशर लगाऊंगा। ठीक है, अब जब ये नीचे की तरफ प्रेशर लगाऊंगा तो नेचुरल है कि ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम, ये पिस्टन नीचे आएगा तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कम होगा। ठीक है, ओके, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना आप इस चीज को ना, यहाँ ऑस्मैटिक प्रेशर की डेफिनेशन आ जाएगी। जब हमने इन दोनों को सेपरेट करते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन में एंटर करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहां ऊपर से प्रेशर लगा रहे हैं। ठीक है, ऊपर से प्रेशर लगा रहे हैं, और ये प्रेशर इतना लगा रहे हैं कि ये जो सॉल्यूशन है ना, ये सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम बढ़ रहा था वो बढ़ना बंद हो जाए। तो एक्चुअली सॉल्यूशन का वॉल्यूम इसलिए बढ़ रहा था क्योंकि सॉल्वेंट के पार्टिकल अंदर एंटर कर रहे थे, और जब आप यहां से प्रेशर लगाएंगे और इस वॉल्यूम को बढ़ने नहीं देंगे तो इस सॉल्वेंट को जगह ही नहीं मिलेगी अंदर आने के लिए, तो सॉल्वेंट का जो अंदर आने वाला प्रोसेस था वो रुक जाएगा। ठीक है, तो यानी वो एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूं, द एक्सटर्नल प्रेशर applied on solution side which stops the movement of solvent through semi-permeable membrane is called osmotic pressure। तो अब हम देखो ऑस्मैटिक प्रेशर किसको कह रहे हैं। ऑस्मैटिक प्रेशर वो एक्सटर्नल प्रेशर है जो कि आप अप्लाई करते हैं सॉल्यूशन साइड में, और सॉल्यूशन साइड में अप्लाई करने पर वो सॉल्वेंट के मूवमेंट को, जो सॉल्वेंट का सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूवमेंट है, उस मूवमेंट को रोक देता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑस्मैटिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑस्मैटिक प्रेशर। इसको एक तरह से और डिफाइन कर सकते हैं, आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि वो एक्सटर्नल प्रेशर जो आप सॉल्यूशन साइड में लगाएं और ऑस्मोसिस को ही रोक दे। तो बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि एक्सटर्नल प्रेशर which stops the osmosis। ये और सिंपल है, जो ऑस्मोसिस को रोक दे वो एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो जाएगा, ऑस्मैटिक प्रेशर हो जाएगा ना। सबसे सिंपल डेफिनेशन है, जो ऑस्मोसिस को रोक दे उसे अपन ऑस्मैटिक प्रेशर कहेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये चीज समझ में आ गई बेटा, ऑस्मैटिक प्रेशर क्या होता है। फिर आगे चलते हैं अपन। ओके, आज क्या मेरे को ऐसा लग रहा है थोड़ा सा ब्लड दिख रहा है क्या, देखो आपको बेटा, क्लियरिटी है ना, क्लियरिटी थोड़ी कम है आज, आगे से मेरे को ऐसा लग रहा है, वैसे तो नहीं होना चाहिए है।
नहीं, ये बेटा एक्चुअली क्या है, थोड़ा क्लियर हुआ? नहीं, वो कनेक्टिविटी का इशू हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, नेटवर्क जब सही नहीं आता ना, तब भी इस तरह का इशू हो सकता है। हुआ कुछ फर्क पड़ा? चलो ठीक है, कोई नहीं। तो ये बेटा ऑस्मोसिस, ये ऑस्मेटिक प्रेशर हो गया है, ठीक है। अब एक इससे मिलती जुलती टर्म और आती है ऑस्मेटिक प्रेशर से मिलती हुई, जिसे हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो अब यहां पर एक बार इसको हेडिंग को मिटा दूं मैं, और अब हम बात कर रहे हैं रिवर्स ऑस्मोसिस की। रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस किसे कहते हैं, इस चीज को समझते हैं। तो देखिए, अभी हमने ऑस्मेटिक प्रेशर देख लिया, और हमने कहा कि ऑस्मेटिक प्रेशर वो है जो कि ऑस्मोसिस को रोक दे, ठीक है। तो हमने कहा था कि यहां हम बाहर से जो प्रेशर लगाते हैं, ये प्रेशर क्या होता है, जैसे हम इसके ऊपर लगाते हैं तो सॉल्वेंट का इस तरफ जो मूवमेंट है वो रुक जाता है, तो उसको हम ऑस्मेटिक प्रेशर कह रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो एक्सटर्नल प्रेशर था, PEX, एक्सटर्नल प्रेशर जो था ग्रेटर देन ऑस्मेटिक प्रेशर, ऑस्मेटिक प्रेशर, मैं क्या कर रहा हूं, इसको ऑस्मेटिक प्रेशर से ज्यादा कर देता हूं। तो जब ये एक्सटर्नल प्रेशर ऑस्मेटिक प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा, देखो ऑस्मेटिक प्रेशर तक तो क्या होता है कि सॉल्वेंट के पार्टिकल का मूवमेंट रुक जाता है, और जब उससे भी ज्यादा हो जाए, यानी ऑस्मेटिक प्रेशर से भी ज्यादा हो जाए, तो उसके बाद में ये क्या करना स्टार्ट कर देगा कि जो सॉल्वेंट पहले इस डायरेक्शन में आ रहा था, वो सॉल्वेंट अब अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगा। यानी कहां से कहां जाना स्टार्ट हो जाएगा, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ। तो ये जो घटना हुई है, ये जो फिनोमेना हुआ है, इट इज जस्ट अपोजिट ऑस्मोसिस। ये तो ऑस्मोसिस का बिल्कुल अपोजिट हो गया। तो क्योंकि ये ऑस्मोसिस का अपोजिट है, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस, क्योंकि ऑस्मोसिस का अपोजिट हो रहा है। और अब अगर मान लो मैं ये मानता हूं कि ये सॉल्यूशन जो है ना बेटा, ये हमारे पास सैलाइन वाटर है, सैलाइन वाटर, सैलाइन वाटर मतलब होता है नमक का पानी, खारा पानी, और ये जो सॉल्वेंट है ये हमारे पास प्योर वाटर है, प्योर वाटर है। तो अब अगर मैं यहां पर एक टैप लगा देता हूं, एक टैप लगा देता हूं, तो इस टैप में से बताओ हमें क्या मिलेगा, टैप में से प्योर वाटर मिलेगा, बिल्कुल, ओके, प्योर वाटर मिलेगा। तो ये प्योर वाटर बनाने की टेक्निक भी तो हो गई। इस सैलाइन वाटर से अगर मुझे प्योर वाटर चाहिए तो इस तरह से बना सकता हूं मैं। और इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं बेटा, रिवर्स ऑस्मोसिस को हम बोलते हैं RO। तो हम जो घरों के अंदर RO लगाते हैं ना, जो पानी को क्लीन करने के लिए, वो एक्चुअली इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। और उस RO का फुल फॉर्म भी रिवर्स ऑस्मोसिस है, ध्यान रखना, उसे अपन रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। तो वो इसी प्रिंसिपल पर काम करता है कि उसमें जो जैसे सैलाइन नहीं होगा या जो भी इम्प्योर वाटर होगा वो एक्चुअली सॉल्यूशन होगा, और दूसरी तरफ प्योर वाटर होगा, और बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी होगी जो आर्टिफिशियल होगी। तो यहां पर क्या होगा कि जब वो RO सिस्टम में ऐसा होता है कि वो सैलाइन वाटर के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है, तो जब इस पे प्रेशर क्रिएट करेगा तो जो इम्प्योर वाटर है उसमें से प्योर वाटर निकल करके इस तरफ आने लग जाएगा, और यहाँ पर जो भी हमने टैप लगा रखा है ये हमें प्योर वाटर मिल जाएगा। और ये इसकी एप्लीकेशन भी है, सैलाइन वाटर को प्योर करने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस काम में आता है, ठीक है। ये क्लियर है बेटा, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, ठीक है। जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो सिंपल सा ये कि व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मेटिक प्रेशर, जब एक्सटर्नल प्रेशर ऑस्मेटिक प्रेशर से ग्रेटर होता है, द ऑस्मोसिस प्रोसेस बिकम रिवर्स, ऑस्मोसिस प्रोसेस रिवर्स हो जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। तो इसे हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में थोड़ा सा और आगे चले अपन। अब देखिए, ऑस्मेटिक प्रेशर के बेस पर हम सॉल्यूशन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं, और बेस्ड ऑन ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के ऊपर बेस। तो इसके अंदर एक तो हम कहेंगे, एक तो हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट, दैट इज हाइपर, बिल्कुल टाइम आउट होने वाला है, ओके, ज्वाइन कर लेना बेटा ना। हाइपरटोनिक, सेकंड
हाइपोटोनिक, थर्ड आइसोटोनिक। आइसोटोनिक, ओके। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाइपरटोनिक किसे कहते हैं। तो देखो हाइपर वर्ड हम कई बार सुनते हैं कि हाइपर क्या होता है, तो आपने सुना होगा कई बार कहते हैं यार क्यों हाइपर हो रहा है, हाइपर हो रहा है मतलब गुस्सा ज्यादा क्यों कर रहा है। तो ज्यादा अगर ज्यादा ऑस्मेटिक प्रेशर है किसी का किसी दूसरे के कंपैरिजन में, तो उसे आप बोलेंगे हाइपरटोनिक है। तो यहां पर आप यूं समझ सकते हैं, जैसे जैसे हमारे पास दो तरह के सॉल्यूशन हैं, ठीक है। एक तो है फर्स्ट सॉल्यूशन जो है जिसका ऑस्मेटिक प्रेशर मैं रख रहा हूं हाई, और दूसरा जो है उसका ऑस्मेटिक जो है वो मैं रख रहा हूं लो, ठीक है। तो जिसका चलिए लेट्स कंटिन्यू अगेन, दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, तो मैं कह रहा था, आवाज आ रही है ना बेटा आपको? ओके। तो ओके, तो मैं कह रहा था देखो हाइपरटोनिक की बात कर रहे थे अपन, तो हाइपर मीन्स होता है ज्यादा, ठीक है। तो अगर हमारे पास दो सॉल्यूशन है, एक का ऑस्मेटिक प्रेशर हाई है, दूसरे का ऑस्मेटिक प्रेशर लो है, तो जिसका ऑस्मेटिक प्रेशर हाई होता है, ध्यान रखना बेटा, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं हाइपरटोनिक, ठीक है। तो एक के कंपैरिजन में अगर दूसरे सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वो ऑस्मेटिक प्रेशर अगर हाई है, तो उसे आप हाइपरटोनिक बोलेंगे। और अगर मैं बात करता हूं हाइपोटोनिक की, तो हाइपोटोनिक में जैसे यहां पर सपोज ये वाला सेम वही ले लेते हैं कि एक तो लो ऑस्मेटिक प्रेशर है और यहाँ हाई ऑस्मेटिक प्रेशर है। तो जिसका ऑस्मेटिक प्रेशर लो है, ठीक है, लो वाले को आप क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। और आइसोटोनिक जो है, आइसो मीन्स होता है सेम, तो आपके पास दो सॉल्यूशन है और दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मेटिक प्रेशर सेम है, तो यहां लिख देता हूं टू सॉल्यूशंस having same osmotic pressure। अगर दो सॉल्यूशन का ऑस्मेटिक प्रेशर सेम आ रहा है तो उसे आप आइसोटोनिक कहेंगे। तो एक चीज ध्यान रखना बेटा कि ये अपन क्यों पढ़ते हैं, इनका यूज क्या है। देखो अगर मान लीजिए हमारे पास में दो सब्सटेंस है, जैसे एक एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे ब्लड के अंदर बेटा ब्लड के जो है वो ध्यान रखना, उसका जो नेचर होता है वो थोड़ा सेलाइन होता है। हमें पता है ब्लड में भी हमारे पास में NaCl की कुछ कंसेंट्रेशन होती है। तो जो हमारी ब्लड वेस्ट, हमारी जो आरबीसीज है, यस बोल रहे हैं बेटा कुछ? ओके। तो मैं कह रहा था जो हमारे ब्लड के अंदर बेटा आरबीसीज होती है, वो ध्यान रखना वो भी एक पर्टिकुलर फिक्स कंसेंट्रेशन के अंदर सर्वाइव करती है। तो वहां पर अगर मान लीजिए उसको प्योर वाटर में रखेंगे, ठीक है, या फिर उसको ज्यादा NaCl वाले सॉल्यूशन में रखेंगे, तो वो जो दोनों सॉल्यूशन का जो अपन कहें ऑस्मेटिक प्रेशर है, तो वो डिफरेंट होगा। तो डिफरेंट ऑस्मेटिक प्रेशर के अंदर या तो मान लो अगर आप उसको हाइपरटोनिक के अंदर रख रहे हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रख रहे हैं, तो जो आपके पास में NaCl जो वो है आरबीसीज है, उसका वाटर जो है ना वो बाहर निकल जाएगा और वो श्रिंक हो जाएगी। और अगर आपने उसको रखा है ऐसे सॉल्यूशन में जो हाइपोटोनिक है, तो हाइपोटोनिक होने की वजह से क्या होगा, वाटर उस आरबीसी के अंदर एंटर कर जाएगा और वो फूल करके बर्स्ट हो जाएगी। तो वो भी एक फिक्स कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन के अंदर सर्वाइव करती है। तो यहाँ पर ये ना हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक ये इनका पता होना जरूरी है। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था आपको कि हमारे पास में जैसे ये है रेजिन है, रेजिन को आपने एक सॉल्यूशन के अंदर रखा है। अब अगर मान लो बाहर वाला सॉल्यूशन जो है इसकी कंसंट्रेशन जो है वो कम है अंदर के कंपैरिजन के अंदर, तो हम ये कहेंगे अंदर वाला जो है वो हाइपरटोनिक है और बाहर वाला क्या है, हाइपोटोनिक है। तो जो इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि हमें पता है हायर लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट जाता है, तो अगर मान लो बाहर वाला आपके पास में क्या है, हाइपो, हाँ वही बता रहा हूँ बेटा। तो अगर बाहर वाला मैं कह रहा हूँ हाइपो है, ठीक है, और अंदर वाला जो है वो ध्यान रखना हाइपर है, हाइपर है, ठीक है, हाइपरटोनिक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हाइपरटोनिक मतलब इसका ऑस्मेटिक प्रेशर ज्यादा है और अंदर वाले का ऑस्मेटिक प्रेशर कम है। तो आप इसको ना कंसंट्रेशन से भी समझ सकते हैं कि इसकी कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा है और यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो कम है। तो आपके पास जो सॉल्वेंट के पार्टिकल है वो अंदर एंटर करना स्टार्ट कर देंगे।
और वहीं अगर दोनों की कंसंट्रेशन लगभग सेम है, बाहर वाले सॉल्यूशन की और अंदर की कंसंट्रेशन अगर सेम आ रही है, तो हम कहेंगे कि वो क्या है, आइसोटोनिक है। और जब दोनों आइसोटोनिक होंगे, मतलब दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होंगे, तो सॉल्वेंट न तो बाहर जाएगा न अंदर जाएगा, वो अनएफेक्टेड रहेगा। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर वो न तो बाहर जाता है न अंदर आता है। तो ये टाइप ऑफ सॉल्यूशन पता होना जरूरी है। और यस, बोलिए बेटा। यस, बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही यार आपकी। हम्म हम्म। हाँ, एक्चुअली हाइपरटोनिक जो होता है जब उसकी हाँ, आ रही, कट कट के आ रही है बेटा आवाज। जब कंसंट्रेशन हाई होती है तो उसे आप हाइपरटोनिक कहते हैं। ठीक है, और अगर ऑस्मेटिक प्रेशर उसका लो है, कंसंट्रेशन भी लो है, तो उसको हाइपोटोनिक बोलेंगे अपन। ठीक है, इससे इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी अपन देख। हाँ बोलो। नहीं, एक्चुअली जो हाइपोटोनिक है बेटा उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, और ये हाइपोटोनिक जो है उसकी कम है। नहीं नहीं, ज्यादा से कम वाले में अपन कैसे बोल रहे हैं, मेरा कहने का मतलब है, जैसे जब अपन हायर कंसंट्रेशन की बात करते हैं, तो हायर कंसंट्रेशन से मेरा मतलब होता है सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, या इन टर्म ऑफ सॉल्यूट है, ध्यान रखना, इन टर्म ऑफ सॉल्यूट बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए और थोड़ा सा आगे चले। अब देखिए इसके बाद जैसा हमने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा, और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ा, इन सब में हमने देखा था एक फॉर्मूला इस तरह से ड्राइव कर सकते हैं जिससे कि हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सकते हैं। तो उसी तरह से ऑस्मेटिक प्रेशर की हेल्प से भी जो ज्यादा मॉलिक्यूलर मास वाले सब्सटेंस होते हैं उनका मॉलिक्यूलर मास फाइंड किया जा सकता है। तो इसके लिए एक सिंपल सा अपन फॉर्मूला ड्राइव करेंगे जिस पर बेस न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर मास यूजिंग यूजिंग ऑस्मेटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मेटिक प्रेशर को यूज करके अपन मॉलिक्यूलर मास की कैलकुलेशन करेंगे। तो अब इसको समझना, देखो जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन में हम ऐसा मानते हैं कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं वो बिल्कुल वैसे बिहेव करते हैं जैसा आइडियल गैस में सॉल्यूट के पार्टिकल बिहेव करते हैं। ठीक है, तो यहां ध्यान रखें, बिहेवियर जो होता है, बिहेवियर ऑफ सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड डाइल्यूट solution is just as gas solute gas in ideal solution। जिस तरह से आइडियल सॉल्यूशन जो होता है, आइडियल गैस भी कह सकते हैं, जैसे आइडियल गैस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट का बिहेवियर होता है बिल्कुल वैसा ही बिहेवियर होता है लिक्विड में जो हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट का। तो जो हम आइडियल गैस इक्वेशन गैस के लिए अप्लाई करते हैं वही आइडियल गैस इक्वेशन हम लिक्विड सॉल्यूशन के लिए भी यूज में ले सकते हैं। बस हमें फर्क क्या करना है कि जहां प्रेशर था उसकी जगह ऑस्मेटिक प्रेशर यूज में लेते हैं। ठीक है, बट डिफरेंस क्या होता है, बट डिफरेंस ये है कि जो हमारे पास में, जैसे हमने क्या पढ़ा था, आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी हमारे पास, आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन की अगर मैं बात करता हूं तो वो ये थी कि पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। ठीक है, ये एक आइडियल गैस इक्वेशन है जो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी। बट फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट लिक्विड सॉल्यूशन, अगर मैं डाइल्यूट लिक्विड सॉल्यूशन की बात करता हूं तो ध्यान रखना बेटा, पी जो प्रेशर होता है, प्रेशर, उसकी जगह हम क्या काम में लेते हैं, पाई काम में लेते हैं, जो है ऑस्मेटिक प्रेशर, ऑस्मेटिक प्रेशर काम में लेते हैं। तो अब अगर मैं पी की जगह पाई लिखता हूं तो इक्वेशन ये बन जाएगी पाई वी इक्वल्स टू एन आर टी। ठीक है, और इसमें भी ध्यान रखना जो एन है ये है सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल, तो इसको मैं एन बी कर देता हूं ना,
तो बी, क्योंकि हम हमेशा सॉल्यूट को कंसीडर कर रहे हैं, तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स है, ये वॉल्यूम है, ये आर आपके पास कांस्टेंट है, ठीक है, और टी जो है वो टेम्परेचर है। तो यहां अगर मैं केवल पाई को बाहर रखता हूं तो पाई इक्वल टू क्या होगा, एन बी अपॉन वी आर टी लिखा जा सकता है, ठीक है। और हमें पता है एन बी अपॉन वी क्या होता है, एन बी तो होता है नंबर ऑफ मोल्स, बिल्कुल, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वी वॉल्यूम, तो इसको मोलैरिटी कहते हैं, मोलैरिटी कंसंट्रेशन भी है। तो इसी इक्वेशन को आप यूं भी लिख सकते हो, सी आर टी, ध्यान रखना बेटा, सी यहां पर कंसंट्रेशन है, ठीक है, और इसी को आप एम आर टी भी लिख सकते हो, क्योंकि अगर कंसंट्रेशन जो है एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स इन वॉल्यूम है तो उसे अपन मोलैरिटी भी बोलते हैं, तो एम आर टी भी लिख सकते हैं। तो एक तो ये इक्वेशन ध्यान रखें, इससे भी न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं कि अगर हम एनवी, एनवी जो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अगर मैं यहां नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रख देता हूं तो उस केस के अंदर ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जैसे हमें पता है एज वी नो एन बी इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी होता है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को वापस रख रहा हूं, तो अगेन तो हम इसे लिख सकते हैं कि पाई इक्वल टू, ये हो जाएगा पाई इक्वल टू, और एन बी की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वी इंटू आर और इंटू में टी। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला बन गया है, जिस फॉर्मूले की हेल्प से आप ऑस्मोटिक प्रेशर भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, आप एमबी भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर रहे थे, तो एमबी हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है, तो एमबी को अगर मैं बाहर लेता हूं तो इक्वेशन बन जाएगी डब्ल्यू बी इंटू आर इंटू टी अपॉन पाई इंटू वी वॉल्यूम। ये आपके पास इक्वेशन बन गई है, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर आपको अगर मॉलिक्यूलर मास पूछा जाता है किसी सॉल्यूट का, तो आपको सॉल्यूट का मास गिवन होगा, आर कांस्टेंट है, तो आर कांस्टेंट की वैल्यू भी आपको दे रखी होगी, या तो 0.021 होगी या फिर 8.314 होगी, तो जो भी होगी वो मोस्टली गिवन होती है वैल्यू, ठीक है। और टी टेम्परेचर है गिवन होगा, पाई की वैल्यू प्रेशर दे रखा होगा आपको, और वी वॉल्यूम दे रखा होगा। तो इसकी हेल्प से हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो जो मैंने आपको बेटा वर्कशीट दी है, उस वर्कशीट के अंदर इस फॉर्मूले से, ठीक है, एक तो इस फॉर्मूले से और एक इस फॉर्मूले से, इन फॉर्मूले से भी आपको एक या दो क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट करके जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इजीली सॉल्व कर पाएंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ये चीज क्लियर है बेटा। तो अपन देखो वो वर्कशीट आप जरूर करें, क्योंकि इसमें ऐसा देखो 2 या 3 बच्चों का ही बेटा मेरे को रिस्पॉन्स मिलता है, और वास्तव में कई बच्चे तो ऐसे हैं, जैसे एक शायद ऋतिका ने किया था, ऋतिका ने शायद, मैंने उसको पोस्ट किया था 10:40 पर, और सुबह 6 बजे तो उस बच्चे ने मतलब उसका आंसर भी सेंड कर दिया था। तो बेटा थोड़ा डिवोटेड बनो आप लोग भी, ठीक है ना, इस तरह से बिल्कुल मेहनत से पढ़ो, ऐसे लगे कि वास्तव में बच्चा डिवोटेड है, खूब शानदार पढ़ाई कर रहा है। तो जो आपको वर्कशीट दी है ना, आप तक तो सॉल्व होकर के आ जानी चाहिए थी सबकी, तो अभी केवल 2 या 3 बच्चों की मुझे मिली है। तो एक तो बेटा ये काम करना, थोड़ा एफर्ट लगाओ, तो उसमें कोई आपका डाटा तो खर्च होता नहीं है, वो तो पीडीएफ फाइल है, उसको ओपन किया फटाफट, उसके अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया, तो ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे के अंदर आप कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप मेरे पास पोस्ट करेंगे आपके आंसर, तुरंत मैं आपको उसका सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा, तो आप उसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काम कर लेंगे बेटा, ओके, आज पक्का भेज देंगे, ओके राजीव, ठीक है ना, चलो ठीक है। तो एक बार मेरे को फटाफट लिख करके भेज दो कौन कौन किसने नहीं भेजा, और आज पक्का भेज देंगे। जैसे आज राजीव ने भी मेरे को लिस्ट सेंड कर दिया है, और कौन भेज रहा है बेटा, फिर मैं वेट कर रहा हूं उसके आंसर का ना। श्योर लिख देंगे सर, श्योर आ जाएगा, क्योंकि केवल पढ़ना ही काफी नहीं होता बेटा, आप चाहे कितना ही पढ़ लें, लेकिन जब तक आप उसका इवेल्युएशन नहीं करेंगे ना तो वो वेस्ट है। ओके, साक्षी तंवर, ठीक है बेटा, हरीश कुमार, ठीक है, हाफ एन आवर भेज दोगे, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। नितिन, क्या नाम था, नितिन, ओके, श्योर आज आ जाएगा। स्वाति खंडेलवाल, ठीक है, श्योर आज आ जाएगा, ठीक है बेटा, वेरी गुड। ऐसे स्टूडेंट चाहिए मेरे को, और मैं ये मान रहा हूँ कि आप अगर बेटा मेरा साथ देंगे ना। सिद्धार्थ मेहरा, ठीक है बेटा, सर मैंने आज ही ज्वाइन करा है, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तो ग्रुप में अगर आपको ऐड कर दिया होगा तो वो वर्कशीट वहां से मिल जाएगी, है ना।
तो उसको कंप्लीट करके करना। तो मैं कह रहा था अगर ऐसे स्टूडेंट बेटा मेरे को मिलेंगे ना, तो ये मान के चले दोनों मिलके अपन लोग धमाका कर देंगे, तो अगर बराबर बराबर मेहनत करेंगे तो ठीक है। तो चलो देखते हैं भाई, मेरी तरफ से एफर्ट्स कम नहीं रहेगा बेटा, आपकी तरफ से एफर्ट्स चाहिए मेरे को, ठीक है। हाँ बेटा, कल संडे है तो थोड़ा संडे को क्या है कहीं बाहर जाना रहता है ना, तो इस वजह से। और फिर संडे को थोड़ा आपके लिए भी, थोड़ा आपको भी टाइम मिल जाएगा। बाकी अभी नहीं रख रहे, बाकी एग्जाम के पास में या थोड़ा सा मुझे ऐसा लगेगा कि अब जरूरत है तो तब अपन कर लेंगे। अभी थोड़ा सा संडे को रिलीव कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, ओके बेटा, सी यू मंडे, ऑन मंडे, ठीक है।